Welcome to Win the Race. Today I'll be starting chapter number 4 of class 9 and the heading is Forest Society and Colonialism. ठीक है, टॉपिक है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में. फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होती है? फॉरेस्ट सोसाइटी समाज का एक हिस्सा होता है जिनकी लाइफ बेसिकली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होती है. उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो लाइवलीहुड है, पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहेगी. वो जंगलों पे निर्भर रहते हैं. ठीक है, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे जो है सोसाइटी, जो फॉरेस्ट सोसाइटी है, कैसे कॉलोनियलिज्म की शिकार हो जाती है, कैसे जो है कॉलोनियलिज्म पूरा डोमिनेट करती है, उसकी वजह से क्या चेंजेस होता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनिज्म का फॉरेस्ट सोसाइटी के ऊपर. इन जनरल हम लोग देखेंगे कॉलोनिज्म क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कैसे ब्रिटिश लोग जो है फॉरेस्ट को, हमारे जो पूरे जंगल है, जो पूरे हमारे भारत के जंगल को कैसे और क्यों जो है वो उन्होंने कटवा दिए, किस रीज़न के लिए कटवाए और उनमें क्या कर रहे थे. ये सारा चीज़ जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं. टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट. द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, desks and tables, door and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, तेंदू leaf in beads, gum, honey, coffee, tea and rubber. तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप देखिए, हम लोग तो अभी लॉकडाउन में घर पर है, पर घर पर या स्कूल पर रहते तो हम देख सकते हैं कि हम लोग कितनी सारी चीज़ जो है फॉरेस्ट से जो हम लोग को मिली है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका जो पेपर है वो हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है. डेस्क जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, टेबल, डोर में, विंडो में भी आप देखते हैं वुड यूज़ किया गया है. ये जो डाइज है जिससे हमारे कपड़े जो है कलर किए जाते हैं, ये सब भी फॉरेस्ट के जंगलों से ही आई है, किसी पेड़ से आई है, किसी फ्लावर से आई है. स्पाइसेस जो मसाले होते हैं हमारे फूड में, वो सारे भी पेड़ों से ही मिलते हैं हमें. द सेलेफन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, टॉफ़ी का जो कवर रैपर है वो भी उसी से बनता है. तेंदू लीफ, बीड़ी वगैरह जो आप देखते हैं वो तेंदू लीफ से बनता है. गम, जो लेटेक्स निकलता है गम रबर प्लांट से, सॉरी, गम जो निकलता है वो भी प्लांट से. लेटेक्स भी जैसे रबर का होता है लेटेक्स, ठीक है, वो भी प्लांट से निकलता है. एवरीथिंग, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग. डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स. इवन जो चॉकलेट्स आप खाते हैं उसमें जो ऑयल रहता है वो भी जो है पेड़ों से ही मिलता है. और ये किससे मिलता है? विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स. द टैनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स फ्रॉम इनटू लेदर. टैनिन जो लेदर को स्किन से, स्किन एंड हाइड्स इनटू लेदर, उसको लेदर बनाता है. स्किन और हाइड्स को, जो एनिमल्स का जो स्किन होता है उसमें टैनिन का इस्तेमाल होता है जिससे वो अच्छा लेदर बन जाता है. आपका लेदर जैकेट हो गया या बेल्ट हो गया या शूज़ हो गया या पर्स हो गया, ये लेदर बनता है क्या चीज़ से? स्किन से. और स्किन में टैनिन का इस्तेमाल किया जाता है. दिस टैनिन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ट्री. ओके, और हम लोग देखेंगे हर्ब और जो भी रूट्स होते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर, जड़ वगैरह या कोई तुलसी पत्ता, नीम पत्ता, इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं. ये सब मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds and many other things. तो फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? बाम्बू, वुड भी प्रोवाइड करती है जलावन के लिए, ग्रास, चारकोल, कोयला, पैकेजिंग के लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सब चीज़ के लिए, मतलब एवरी वे जो है फॉरेस्ट जो है हमें बहुत कुछ देती है, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए. In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. अगर जो अमेज़न के जंगल है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ 500 से भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ, वहाँ पर आप क्या देखेंगे? वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह देखेंगे, डिफरेंट ट्रीज़ एंड डिफरेंट प्लांट्स. ऑलराइट,
अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपेयरिंग, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है ये डिसअपेयर करते जा रहा है। अब अमेजोन फॉरेस्ट में बार बार आग भी लग जा रही है। बिटवीन सेवन, वो पहले वो अभी का समय है, पहले देखिए क्यों वो डिसअपेयर हो रही थी, इसके बारे में हम लोग और भी सारी चीज़ें देखेंगे। बिटवीन 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, कल्टिवेशन, पास्चर्स एंड फ्यूवल वुड। तो देखिए धीरे धीरे जो है डाइवर्सिटी जो है फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होने लगी। 1700 एंड 1995 में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने लगा, बहुत जल्दी जल्दी सेटअप होने लगा, न्यू इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। तो क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट उसको काट दिया गया। कोई भी इंडस्ट्री या घर भी बनाते हैं तो आपको पहले वहाँ का एरिया जो है वहाँ उसको साफ़ करना पड़ता है, जो पेड़ वगैरह है उसको काट देने पड़ते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो और भी बड़े होते हैं, तो उसके लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड का जो एरिया है जो फॉरेस्ट का है उसको बहुत ज़्यादा कट कर दिया गया, क्यों, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। और इंडस्ट्रियल पर्पस के अलावा और भी कुछ चीज़ें थी, कल्टीवेशन, मतलब उसमें वो लोग कुछ खाद्य सामग्री जो उगाया करते थे, या फिर वीट हो गया या वेजिटेबल्स हो गया, कोई फ्रूट्स हो गया, उस तरह का। पैस्चर्स, फ्यूल वुड के लिए या फिर ग्रीन पैस्चर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने पेड़ को काट दिया। यहाँ पे देखिए एक फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर 1, साल्ट फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साल्ट फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। लुक एट द डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स इन दिस पिक्चर एंड द वैरायटी ऑफ स्पीशीज। दिस इज अ डेंस फॉरेस्ट, सो वेरी लिटिल सनलाइट फॉल्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए इस पिक्चर में देखिए ट्रीज इतनी घनी घनी है और पेड़ इतने लंबे लंबे हैं, ठीक है। इस पे बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है। ये इतना डेंस है, डेंस का मतलब होता है घना है, कि जो सूरज की रोशनी है ज़मीन में बहुत ही कम पड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ हल्की पड़ रही है, यहाँ हल्की पड़ रही है, और नीचे तो मतलब पहुँच ही नहीं रही है सूरज की रोशनी, क्योंकि यहाँ जो है ये बहुत बड़ा घना जंगल है। ये छत्तीसगढ़ का जंगल का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। अब जो है हम लोग यहाँ नेक्स्ट पेज में आ गए, वाई डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके, ऑफ फॉरेस्ट। तो क्यों डिफॉरेस्टेशन उस समय बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा था। द डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट का हटना को डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम, डिफॉरेस्टेशन जो है अभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से ये प्रॉब्लम होते जा रही है। द प्रोसेस बिगैन मेनी सेंचुरीज अगो, बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। तो देखिए ये जो डिफॉरेस्टेशन है वो आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से है। लेकिन कॉलोनियल रूल के समय जब ब्रिटिशर्स लोग भारत पे आ गए तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत एक्सटेंसिव वे में। एक्सटेंसिव का मतलब सिस्टमैटिक वे में भी, अच्छे तरीके से भी, और एक्सटेंसिव का मतलब बहुत लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने में इसको करने लगे ब्रिटिशर्स लोग। मतलब बहुत बड़े बड़े जगहों को ये लोग सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते थे, काट देते थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब हम लोग कुछ रीजंस देखेंगे क्यों इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हुआ करता था, क्यों ये लोग जो है जंगलों को काट दिया करते थे। सबसे पहला देखिए हम लोग देखेंगे लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को इम्प्रूवमेंट के लिए। अब देखिए सही में लैंड इम्प्रूवमेंट होती है क्या। In 1600, approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. देखिए 1600 में approximately 1/6 जो है, इंडिया का 1/6 पार्ट जो है वो कल्टीवेशन के अंडर आ गया। कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, उसमें क्रॉप्स लगाना शुरू हो गए, लोगों ने क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिया। Now that figure has gone up to about half. As population increased over the centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. अब देखिए जो फिगर है बढ़ने लगा, पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होने लगी सेंचुरी में, तो डिमांड जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। जैसे एक फैमिली में अगर ज़्यादा लोग हैं तो उतना ही खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। 3 लोग हैं तो कम खाना बनाइए, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा खाना बनाइए। उसी तरह पॉपुलेशन बढ़ गया तो
खाना भी उतना ही ज़्यादा सबको रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। पेजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन, जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, वो लोग कल्टिवेशन का जो दायरा है, बाउंड्री है, उसको और बढ़ाने लगे, क्योंकि खाना ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कल्टिवेशन करेंगे तभी तो कर पाएंगे इस चीज़ का फुलफिलमेंट। तो इस वजह से क्या करने लगे वो लोग, ये लोग क्लियर करने लगे फॉरेस्ट को, जंगलों को काट करके कल्टिवेशन करना शुरू कर दिए एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड, और नए नए लैंड को, ज़मीन को, मान लीजिए कि कहीं पथरीली ज़मीन है, यही कहीं प्लाटो सॉरी, कोई ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो उन सब लैंड को वो लोग ब्रेक करने लगे, तोड़ करके समतल बनाने लगे ताकि उसमें अच्छे से उसमें क्रॉप्स उगा सके। In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of रीजंस। तो कॉलोनियल पीरियड में जो कल्टीवेशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न हम लोग देखेंगे, द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। जो ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या चीज़ में ध्यान देते थे, कमर्शियल क्रॉप्स। अगर आप पढ़े होंगे जोग्राफी में कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, जो बेसिकली बेचने के काम आता है, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स, तो ब्रिटिशर्स लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। जैसे जूट हो गया, जूट तो खा नहीं सकते हो, है ना, ये कंज्यूमेबल नहीं है, ये क्या है, इसको बेचा जाता है। जूट से जो रस्सी बनती है, आप लोग देखे होंगे, जो पंडाल वगैरह में जो रस्सी बनती है, जूट की रस्सी होती है, वो सब। फिर शुगर, व्हीट, कॉटन, इन सब में ज़्यादा ब्रिटिशर्स लोग ध्यान देने लगे। The demand for these crops increased in the 19th century. Europe, where fruit grains were needed to feed the growing urban population, and raw materials were required for इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देखिए इन सब का जो है रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा, मतलब उनकी डिमांड बढ़ने लगी इन सारी चीज़ों की, क्योंकि देखिए फूड का भी जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा, और ये सारी चीज़ें जो है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होने लगी। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्या है, सेकंड रीज़न है, ये सारे रीजंस है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स लोग ने सोचा कि फॉरेस्ट जो है कोई काम का नहीं है, कोई प्रोडक्टिव ही नहीं है, वो कुछ दे ही नहीं रहा, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। दे वे कंसिडर टू बी वाइल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन सो दैट द लैंड कुड यील्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू एंड एनहांस द इनकम ऑफ द स्टेट। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनका ऐसा मानना था कि ये सिर्फ जंगल है, बेकार है, इससे कुछ मिल नहीं रहा है, ये ऐसा सोचते थे। तो वो सोचते थे जंगल को काटो और इसमें क्या करो, इसमें कल्टीवेशन करो, ताकि ज़मीन से कुछ अच्छी यील्ड हो, अच्छी उपज हो, है ना, और उसका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट निकलता है, उसका जो उपज निकल रहा है, उससे अच्छी रेवेन्यू हो, अच्छी इनकम, वो लोग उससे पैसे कमा सके, और जो अपने स्टेट का, उस देखिए जो स्टेट वर्ड है ये बेसिकली कंट्री होता था, उसमें स्टेट नहीं होता है ना, तो अपने कंट्री का, अपने का या बाहर का, वो लोग उसकी रेवेन्यू एनहांस कर सके, बढ़ा सके। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टिवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर। तो इस वजह से 1880 टू 1920 के बीच में कल्टीवेशन एरिया, जो एरिया जिसमें कल्टीवेशन होती थी, क्रॉप्स उगाई जाती थी, वो बढ़ करके 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गई। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under plow, forests have to be cleared. देखिए अगर हम समझते हैं, हम इस बात को अच्छा इस बात को हम भली भांति समझते हैं कि अगर कल्टीवेशन हो रहा है, एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है, कल्टीवेशन का ज़्यादा उपज हो रही है, इसका मतलब कि आपका देश जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन हम लोग को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो लैंड जो हम लोग कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट भी क्लियर हो जा रहे हैं, और फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही चीज़ों, बहुत सारे लोग जो है, मैंने बोला था, अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि जो हम लोग स्टार्टिंग में मैंने बोला कि फॉरेस्ट सोसाइटी कैसे इससे अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, उनको प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पिक्चर एक दिया हुआ, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। ठीक है, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, स्लीपर्स क्या होता है, वुडन प्लैंक लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक इन पोजीशन। अगर वुड का प्लैंक बना हुआ रहता है ताकि जो रेलवे
स्लीपर्स, तो हम लोग देख रहे हैं स्लीपर्स क्या होते हैं। स्लीपर्स आर वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक इन पोजिशन। अगर आप रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो किनारा ऐसे लोहा का रहता था, ठीक है, और बीच में वुड का जो है जोड़ रहता था, इसी को स्लीपर्स कहते हैं। अभी जो है ये वुड को हटा करके इसको सीमेंटेड इस तरह से अभी रहता है, अभी वुड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सब हटा ही दिया गया है, अभी कंक्रीट जो है ये बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जितने सारे पेड़ कटे जा रहे थे तो रेलवे ट्रैक्स बन रही थी, उनमें स्लीपर्स के लिए इस्तेमाल हो जा रहे थे। ये फिगर में देखिए, कन्वर्टिंग साल लॉग्स इनटू स्लीपर्स इन सिंहभूम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897 का है ये पिक्चर। आदिवासीज वे हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लैंक्स विच वुड सर्व एज स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। तो आदिवासी जो है उनको बुलाया जाता था पैसे दे करके, और उनको बोला जाता था कि आप पेड़ काटिए और स्लीपर्स के जो शो भी शेप होता है वो ऐसा बना दीजिए ताकि उसे रेलवे ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एट द सेम टाइम दे वर नॉट अलाउड टू कट दीज ट्रीज टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। देखिए अब इन्हें जो स्लीपर्स बनाने के लिए वुड कटिंग के लिए अलाउ था, लेकिन अगर ये उस लकड़ी को अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे तो उनको परमिशन नहीं दी जाती थी। By the early 19th century, oak forest in England were disappearing. Early 19th century में oak forest जो था इंग्लैंड में धीरे धीरे करके अब disappear हो रहा था, ख़त्म होते जा रहा था। This created a problem of timber supply for the Royal Navy. अब जो है अब वहाँ पर जो रॉयल नेवी के लिए जो लकड़ी का प्रोविज़न होता था, जो प्रोवाइड किया जाता था, उसमें कमी हो गई क्योंकि इंग्लैंड में ओक की कमी हो गई, तो सप्लाई नेवी में कम होने लगा। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। अब इंग्लिश के जो शिप्स थे वो कैसे बनेंगे कि अगर कोई भी मजबूत जो है लकड़ी नहीं मिले तो वो नहीं बन पाएंगे। हाउ कुड इम्पीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप्स। ये जितना भी पावरफुल पावर है, इम्पीरियल पावर है, इम्पीरियल का मतलब होता है शाही या रिलेटिंग टू एम्पायर, ऑल राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे मीनिंग लिख दूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है, अगर आपको देखना है तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इम्पीरियल जो एरिया है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर बड़े बड़े शिप्स ना हो तो। बाय द 1820 सर्च पार्टीज वेयर सेंट टू एक्सप्लोर फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। तो 1820 तक सर्च ग्रुप जो है वो इंडिया में भेजे गए ताकि वो लोग रिसर्च कर सके, खोज सके। विद इन अ डेकेड trees were being felled on massive scale and vast quantities of timber were being explored for India। अब कुछ दिनों में ही क्या होने लगा, ट्रीज जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में गिरा दिया गया, काट दिया गया ऑन अ मैसिव स्केल। मैसिव स्केल मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में, उसको मैसिव बोलते हैं, ठीक है। वास्ट क्वांटिटीज़, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज़ को गिरा दिया गया टिम्बर के लिए इंडिया में, ओके। और उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया और उन्हें दूसरे देशों में बेच दिया गया। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। अब जो रेलवेज जो ट्रैक बन रही थी उसकी वजह से लकड़ी का और डिमांड बढ़ गया। रेलवेज वे एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रुप्स। रेलवे बहुत ज़रूरी था ट्रेडिंग के लिए, कोई भी चीज़ जो है ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को जाना, तो रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और इम्पीरियल ट्रूप्स का भी मूवमेंट, इम्पीरियल मतलब जो शाही घराने के लोग थे या फिर जो सिपाही वगैरह थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है सैनिक लोग को जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया रेलवेज। टू रन लोकोमोटिव वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल। और फिर बहुत सारी गाड़ियों को चलाने के लिए, ट्रेन वगैरह पहले लकड़ी कोयला वैसे जलती थी और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है लोकोमोटिव, उसके लिए फ्यूल वो लकड़ी का इस्तेमाल होता था। एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वे एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। और जैसे कि मैंने बताया कि स्लीपर्स उससे बनते थे लकड़ी से ताकि दोनों ट्रैक को अच्छे से लकड़ी जो है वो होल्ड कर सके। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। तो लगभग 1000 से लेकर 700 से लेकर 2000 स्लीपर्स तक का रिक्वायरमेंट होता था एक मील रेलवे ट्रैक के लिए। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपैंडेड रैपिडली। अब देखिए 1860 आ गया, अब उसमें से जो है रेलवे नेटवर्क जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ट्रेडिंग बढ़ने लगी, ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो अब रेलवे ट्रैक जो है वो उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। बाय 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैज़ बीन लेड। और 1890 तक इतना जो लंबा किलोमीटर, देखिए 25,500 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो है अब बना दिया गया।
In 1946, the length of the tracks has increased to over 7,65,000 kilometer. As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. अब देखिए रेलवे ट्रैक बनते जा रही थी तो पेड़ कटे जा रहे थे. जहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक बन रही थी वहाँ वहाँ से अब पेड़ कटाओगे तब तो वहाँ रेलवे ट्रैक बिछेगी, और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए भी आपको लकड़ी की ज़रूरत होती है. ओके. As early as 1850, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleepers. तो देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में अकेला देखिए 35,000 ट्रीज काट दिया गया स्लीपर्स के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए. द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटीज. गवर्नमेंट जो है करंट कॉन्ट्रैक्ट देती थी इंडिविजुअल पीपल को कि वो लोग सप्लाई कर सके ये सारे लकड़ियों का. दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगैन कटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली. ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अंधाधुन, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है अंधाधुन जो है फॉरेस्ट को काटने लगी, इधर उधर इधर उधर. अरे हम लोग को उनका डिमांड पूरा करना, हम कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है भाई, हम लोग उसके डिमांड को पूरा करेंगे, इतना ट्रीज इतना टिम्बर देना है, बस अंधाधुन जहाँ फॉरेस्ट देखा काटना शुरू. फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक स्टार्टेड डिसअपियरिंग. अब रेलवे ट्रैक के किनारे जो है फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म ही होने लगी. यहाँ पर देखिए पिक्चर एक दिया हुआ आप लोग देखिए फिगर 4 में. बैम्बू राफ्ट बीइंग फ्लोटेड डाउन द कसालोंग रिवर चिटागोंग हिल ट्रैक. देखिए बैम्बू का ऐसे ऐसे गट्ठा गट्ठा बनाया हुआ है, तो इसको ट्रैवलिंग में तो काफ़ी समय लगेगा है ना, तो ये लोग क्या करते हैं नदी में है ना उसको फ्लोट कर दिया रिवर में. देखिए रिवर में जो है इसको बहा दिया धीरे धीरे करके, दूसरे छोर तक चला जाएगा जहाँ तक पानी बहती है, बस वहाँ से लोग इकट्ठा कर लेंगे. अब देखिए यहाँ पर क्या है फिगर 5 में देखिए व्हाट इज़ देयर. एलिफेंट्स पाइलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट अ टिम्बर यार्ड इन रंगून. रंगून में जो एलिफेंट्स है ये पाइल अप कर रहे हैं दीज टिम्बर. ये लकड़ियाँ जो इतनी हैवी होती थी खुद एक इंसान या दो तीन या कुछ लोग मिलकर नहीं कर सकते, तो उसका कौन करता था, एलिफेंट्स जो है इस चीज़ को करते थे, उठा करके दूसरे प्लेस में ऐसे ऐसे करके सजा कर रख देते थे. इन द कॉलोनियल पीरियड elephants were frequently used to lift heavy timber both in the in forest and at the timber yards. timber yard में भी वही elephants काम करते थे और forest से भी यहाँ ले आते थे. ऑल राइट, नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर सोर्स भी आप पढ़ लीजिए, सोर्स कहाँ से मिला उसके बारे में, दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट. ये देखिए यहाँ पिक्चर है फिगर 6. वुमेन रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड. वुमेन जो है घर लौट रही है, फ्यूल मतलब लकड़ियाँ इकट्ठे करके जंगल से. फिगर 7 ये है ट्रक कैरिंग लॉग. ट्रक जो है वो पूरे लंबे लंबे लकड़ियाँ जो है मोटे मोटे लॉग जो है वो कैरी करके ले जा रहे हैं. When the forest department decided to take up an area for logging, one of the first things it did was to build wide roads so that trucks could enter. जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये दिमाग में उनका आ गया कि हम लोग ट्रक के द्वारा जो है लॉग इधर से उधर ले जाएंगे, तो अब ट्रक चलेगी तो रोड ऑब्वियसली चौड़ा होना है. रोड चौड़ा मतलब पेड़ कटना. ओके, कंपेयर दिस टू द फॉरेस्ट ट्रैक अलॉन्ग विच पीपल वर्क टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मेनी सच ट्रक्स ऑफ वुड गो फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज ऑफ टू बिग सिटीज. तो बहुत सारे जैसे ट्रक जो है आप लोग ने कभी ना कभी देखा ही होगा जो लकड़ियों को ऐसे काट करके लॉग को लाते हैं. अब हम लोग देखेंगे प्लांटेशन. Large area of natural forests were also cleared to make way for tea, lee, coffee and rubber plantation to meet Europe's growing need for these commodities. अब देखिए यूरोप में कुछ commodities का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने लगे, तो वो क्या करने लगे ब्रिटिशर्स लोग, उन्होंने क्या किया जंगलों को क्लियर कर दिया, बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया और कुछ जो उनको डिमांड में थी है ना उनको ये लोग लगाने. यूरोप में जिसकी डिमांड थी टी कॉफ़ी रबर को, हमारे देश में आकर के उन्होंने इसको लगाया और अपने देश का जो रिक्वायरमेंट को पूरा किया. ओके, द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, वो लोग ने क्या किया पूरे फॉरेस्ट को ले लिया और उनका बहुत ज़्यादा ज़मीन जो फॉरेस्ट का जो जगह है उसको यूरोप के प्लांटर्स लोग को दे दिया कि वो लोग आए और वहाँ उगाए और उन्होंने ये ज़मीन को काफ़ी सस्ते दामों में उनको दे दिया. दीज एरियाज वे एनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी. और ये जो एरिया फिर यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या किया उसको खाली कर दिया, काट दिया सारे फॉरेस्ट और उस जगह में उस ज़मीन में उन्होंने टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन कर दी. तो देखिए टी और कॉफ़ी जो है इंडिया की नहीं है, ये बाहर से आई है, यूरोप से आई है, वहाँ का डिमांड था और इस वजह से हमारे यहाँ ज़मीन थी, फॉरेस्ट थी, सबको काट दिया गया और इस ज़मीन को यूटिलाइज़ कहे उनके लिए यूटिलाइजेशन हुआ, लेकिन हमारी तो फॉरेस्ट चली गई और उन्होंने फिर इसमें टी और कॉफ़ी लगाया. यहाँ पे देखिए उस समय उस ज़माने की देखिए ये एक ऐड है फिगर 8 प्लेजर ब्रांड टी, एक चाय का ये
एडवर्टीजमेंट वाला पेपर है। और नीचे यहाँ पर देखिए ये चाय बागान का है एक पिक्चर, बहुत ही धुंधला पिक्चर है। आई डोंट नो इफ़ यू आप लोग के बुक में साफ़ है या नहीं। तो इसमें लेडीज़ जो है टी लीव्स को कलेक्ट कर रही हैं। अब हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री जो है उसका राइज कैसे हुआ, उसका धीरे धीरे वो कैसे बढ़ा, कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या है ये हम पढ़ेंगे। In the previous section we have seen that the British needed forest in order to build ship and railways। हमने देखा कि रेलवे ट्रैक्स या शिप बनाने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी लकड़ियों की ज़रूरत होती थी, और ये कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट से मिलेगी। तो the British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy the forest। तो ब्रिटिशर्स जो है देखिए खुद तो वही कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे, फिर देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए थे, जिसके वजह से रेकलेस जो है मतलब बिना किसी रोक टोक के अंधाधुंध जो है ट्रीज काटे जा रहे थे। तो अब उनको ये डर लगने लगा कि ये सारे फॉरेस्ट कहीं एक ही बार में ना ख़त्म कर दे या फिर उनको कमी ना हो जाए। सो दिस डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इस डर से उन्होंने क्या किया, जर्मन एक्सपर्ट जो है डिट्रिच ब्रांडस को बुलाया उनका एडवाइस लेने के लिए, और उनको जो है पहला इंस्पेक्टर बनाया फॉरेस्ट का, है ना, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया का पहला इन्होंने डिट्रिच ब्रांडिस को जो है बनाया। ओके। ब्रांडिस रियलाइज दैट अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फॉरेस्ट। ब्रांडिस को ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके में हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, फॉरेस्ट का ये जो भी काम है उसको मैनेज करना पड़ेगा। एंड पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन, और लोगों को कंजर्वेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। बचाव, कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचत करना, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, और ये जो सिस्टम में लीगल सैंक्शन होनी चाहिए, मतलब लीगली हर चीज़ होनी चाहिए। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्री। उनका मानना था कि कुछ भी फॉरेस्ट का काम होता है उससे जो है रूल्स वगैरह बना दिए जाए कि ऐसा करना है वैसा करना है। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। और अंधाधुंध जो पेड़ का काटना या फिर ज़मीन में एनिमल्स को ग्रेज कराने छोड़ देना, ये सब में जो है रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए, ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सके टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। ओके, टिम्बर वही लकड़ी। ओके, एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश। तो कोई भी अगर बिना सिस्टम का जो लॉज माने अगर पेड़ काट रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज़ का पिक्चर है देखिए, बहुत ही डेंस है, ये डेंस नहीं, बीच में थोड़ा सा जगह है और किनारे ट्रीज है। वन एजल ऑफ मैनेज पॉपुलर ट्रीज इन टस्कनी। ये पॉपुलर का पेड़ है, पॉपुलर पेड़। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से देखिए लगाया गया है। ये अंधाधुंध मतलब जंगल में जैसे इधर उधर रहते हैं वैसे नहीं लगाया, ये काफ़ी लाइन से लगाया हुआ। इटली का ये पिक्चर है। पॉपुलर फॉरेस्ट आर गुड मेनली फॉर टिम्बर। पॉपुलर का जो पेड़ है उसका जो लकड़ी है वो टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है ये। दे आर नॉट यूज फॉर लीव्स, उसके पत्ते के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्रूट और अदर प्रोडक्ट, फ्रूट भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लुक एट द स्ट्रेट लाइन ऑफ ट्रीज ऑल ऑफ यूनिफॉर्म हाइट, दिस इज द मॉडल दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हैज प्रोवाइडेड। तो आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रेट स्ट्रेट ये सारे पेड़ लगा दिए गए हैं, और ये एक मॉडल है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। ओके। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर कोई बिना पूछे या बिना रूल्स को फॉलो किए अगर कोई काम करता था उससे पनिशमेंट दी जाती थी। सो ब्रांडिस सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। तो ब्रांडिस ने जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को बनाया 1864 में, एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। और फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को सेटअप किया है 1865 में। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर फिर दिया हुआ है, डेओडर प्लांटेशन इन कांगड़ा। डेओडर जो है ये पेड़ डेओडर है, फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड, वहाँ डेओडर का जो प्लांटेशन किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाया गया। ओके। सो द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो सेटअप है देहरादून इन 1906। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना दिया गया देहरादून में 1906 में। द सिस्टम दे थॉट
देयर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और जो भी कुछ सिखाते थे वो लोग उसको कहा जाता था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मेनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। देखिए वहाँ तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाया जाता था, लेकिन अभी जो जितने भी इकोलॉजिकल पीपल है, इकोलॉजी ईगो से रिलेटेड जो इकोलॉजी पढ़ते हैं, साइंटिस्ट है, उनका ये मानना है कि ये जो भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वो लोग कहते थे ये एक साइंटिफिक तरीका नहीं था, वो इस चीज़ को सही नहीं मानते हैं। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में आखिर करते क्या थे ये लोग। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वे कट डाउन। क्या होता था कि फॉरेस्ट में तो कई सारे प्रकार के पेड़ पौधे होते थे, तो क्या होता था ये लोग ना उसको काट देते थे। ठीक है, पूरा पेड़ पौधा काटे, मतलब एक ही जगह में आपका साल है, शीशम है, ये पॉपुलर पेड़ है, ये वो सब कुछ भरा हुआ है। वो लोग क्या करते थे, वो लोग साइंटिफिक तरीका इसको मानते थे। वो लोग क्या करते, पूरा फॉरेस्ट जो एरिया है उसको काट देंगे, सारे पेड़ को काट देंगे, और उसके बदले में इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट, तो और उसको काट करके एक तरीके के पेड़ को दोबारा लगाया जाता थे लंबे लंबे एक रो में। दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन, और इसको ये लोग क्या बोलते थे, इसको कहते थे प्लांटेशन। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है सर्वे करते थे फॉरेस्ट को, एरिया को पूरा एस्टिमेट करते थे किस तरह के ट्रिप्स यहाँ लगाने चाहिए, और पूरा प्लानिंग करते थे, मैनेज करते थे फॉरेस्ट को कैसे क्या करना है। द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। अब जो एरिया को काट दिया गया, सारे पेड़ों को काट दिया गया, उस फॉरेस्ट एरिया को फिर से उसमें प्लांटेशन करना पड़ता था ताकि अगले साल के लिए वो जो है उनको फिर से टिम्बर मिल जाए। दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, वो हमेशा प्लान करते कितना एरिया हर साल में कट करना और उसमें नया लगाना है। द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो इट वॉज रेडी टू कट अगेन इन सम ईयर्स, और फिर इसको तैयार किया जाता था कि अगले साल के लिए या कुछ साल के लिए फिर से वो टिम्बर जो है तैयार हो जाए काटने के लिए। After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice. Forest Act 1865 बनने के बाद दो बार उसमें सुधार किया गया, once in 1878 and then in 1927. The 1878 Act divided forest into three categories: reserve, protected and village forest. तो 1878 में जो amendment हुआ, जो changes हुई ये फॉरेस्ट एक्ट में, इसमें जो है फॉरेस्ट को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है विलेज फॉरेस्ट। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। द बेस्ट फॉरेस्ट वाज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, जो बेस्ट फॉरेस्ट था उसको किसको बोला जाता था, बेस्ट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। विलेजर्स वुड कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, जो सबसे अच्छा फॉरेस्ट जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड रहती थी उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोला जाता था। उसमें से कोई भी विलेजर्स जो है गांव वाले वहाँ के पेड़ को काट नहीं सकते थे अपने इस्तेमाल करने के लिए, ना घर बनाने के लिए ना ही जलावन के काम यूज़ करने के लिए। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, जो अगर उनको घर बनाना होता था या फिर जलावन के लिए लकड़ी लेना पड़ता था वो लोग कहाँ से लेते थे, प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से वो लोग ले सकते थे, लेकिन किससे नहीं ले सकते थे, रिजर्व फॉरेस्ट से नहीं ले सकते थे। तो आज मैंने इतना आप लोग को पढ़ाया, ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बनाकर डाल दूँगी। थैंक यू।